पूरे झारखंड में आज बच्चा चोरी की बातें तेजी से फैल रही है और कई जगह कई युवक कई महिलाओं की पिटाई भी हो रही है। गांडे थाना क्षेत्र के एक युवक की पिटाई से धनबाद में मौत भी हो गई। मंगलवार को नगर थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 27 में बुलाकी रोड में दोपहर में एक अज्ञात व्यक्ति की बच्चे चोरी के आरोप में जमकर पिटाई हो गई। हालांकि वह व्यक्ति कौन था, क्यों वहां बुलाकी रोड आया था, यह वह व्यक्ति बता नहीं रहा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर थाना ले आया है। थाने में युवक से पूछताछ की जा रही है। इधर युवक के गिरफ्तार होने के बाद पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आज नगर थाना क्षेत्र बुलाकी रोड वार्ड नंबर 27 में एक अज्ञात व्यक्ति वो आए और उस टाइम डीएवी स्कूल की भी छुट्टी हुई थी और मिर्ज़ा गालिब स्कूल जो है बालिका स्कूल है वहाँ पर उसका भी लंच टाइम हुआ था और एक नोवेल पब्लिक स्कूल है उसका छुट्टी हुआ था। तो अमूमन देखिए ये हमारे वार्ड में बुलाकी रोड में अमूमन जो है 5-6 स्कूल है। तो स्कूल है तो उस टाइम वो गलत ढंग से वो फ़ोटो ले रहा था, चोर के जैसा वो फ़ोटो ले रहा था। तो उसको हमारे मोहल्ला के कुछ लोग उसको पकड़े। तो पकड़ने के बाद में उसको पूछताछ किया तो हम लोग के मोहल्ला के कुछ गणमान्य व्यक्ति आए। तो फिर हमको तुरंत फ़ौरन की फ़ोन से बात हुई तो हम बोले ठीक है हम फ़ौरन आते हैं। तो हम गए तो हम उससे पूछताछ किए कि भाई कहाँ से है। तो वो कुछ बताने नहीं चाह रहा था। वो खाली बोल रहा कि वो हम लोग एक ID में है, हम लोग उसको लॉगिंग कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे। तो उससे अगर आदमी प्रयास भी किया और आदमी इस बीच में उस पर हाथ माने बहुत सा ऐसा लोग जो था कुछ लपड़ भी चला दिया तो सबको मना किए। और हमने तुरंत जो है नगर थाना क्षेत्र में हमारे नगर थाना क्षेत्र को फ़ोन किया बड़ा बाबू को। तो बड़ा बाबू आए तुरंत PCR वैन को भेजे। उसके बाद में PCR वैन के बाद में आया तो सब उसको फिर वो वैन से बैठ के वो थाना चला गया। मगर अमूमन जो है इस तरह का जो घटना जो है हम लोग आए दिन सुन रहे हैं और पूरे गिरिडीह क्या लगभग जो है पूरे झारखंड का पूरे हिंदुस्तान में ये ऐसा माहौल चलन चला हुआ है बच्चा चोरी का। तो हम जितने भी जो बच्चे के जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, उससे हम आवेदन करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अपने बच्चे को स्कूल छोड़े और इस छुट्टी के टाइम में पर्सनली बच्चे को ले आएँ। और आवश्यक जो बच्चे को जो बाहर कुछ सामान लाने के लिए भेजते हैं या इसके लिए भेजते हैं वो कोशिश करके अभी ना भेजें और कोशिश करें सतर्क रहें और सब लोग सतर्क रहें। देखिए भाई मामूली सा एक घटना घट जाने के बाद वो ज़िंदगी भर के लिए उसके लिए एक अजाब और जलापा हो जाएगा। इसलिए सभी लोगों से हम ये निवेदन करते हैं कि सब लोग सुरक्षित रहें और अपने बच्चे को पर भी निगरानी करते हुए रहें कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा, कहाँ खेल रहा, कब स्कूल से छुट्टी हो रहा, कब स्कूल से आ रहे हैं, इस सब चीज़ का जानकारी हो। अभी जो चोर पकड़ाया था वो चोर का क्या नाम था, कहाँ का रहने वाला था, कोई इस तरह का कुछ पता चला? उस चोर से हम लोग जो पकड़ाया उससे हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई आपका क्या नाम है, क्या आपका आधार कार्ड कहाँ का है। तो वो कुछ बताने में असमर्थ रहा, वो कुछ बताना ही नहीं चाह रहा। क्या लगता है आपको? गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू मंगलवार को कोलवरी क्षेत्र के विभिन्न पूजा पंडालों का दौरा किया। इस मौके पर गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कोलवरी क्षेत्र में अवस्थित तीनों पूजा पंडालों में अपने विधायक फंड से हाई मास्ट लगाने का ऑर्डर दिया। विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि हमने अपने विधायक नद से तीनों पूजा पंडालों में हाई मास्ट लगाने का निर्देश दिया है। वहीं कोलवरी प्रबंधन से भी मांग किया है कि साफ सफाई एवं लाइट की व्यवस्था वो करे। उन्होंने कहा कि पुनः वो जल्द ही तमाम पूजा पंडालों का दौरा करेंगे और ज़रूरत के मुताबिक सहूलत मुहैया करावेंगे। साथी हैं 2 साल तो आप जान रहे हैं कि कोरोना के चलते आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। लेकिन आपके पिताजी बहुत मेहनत कर रहे हैं। लोकसभा में कुछ
ऊपर से उठा तो वहाँ से फिर हम लोग के पास आ गया स्टेटस से हम लोग लिखे उससे क्या कुछ बना नहीं सर। शारदीय नवरात्र के मद्देनज़र आज 3 पूजा मंडपों का हम लोगों ने निरीक्षण किया, दौरा किया। सबसे पहले पपरवा टाउन हम लोग पहुँचे, उसके बाद बनियाडीह और उसके बाद सेंटर पे पूजा कमेटियों के साथ बैठक करके उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया और यथासंभव उन समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया। तीनों ही पूजा पंडालों में अपने विधायक निधि से एक हाई मास्ट लाइट देने की घोषणा मैंने की है और मैंने यह कहा है कि इस पूजा से पहले उस लाइट को जल जाना चाहिए। अलावे सीसीएल प्रबंधन से भी हम लोगों ने इस विषय में बात की, क्योंकि ये तीनों ही पूजा जो है वो सीसीएल के क्षेत्र में है। तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप पूजा कमेटियों को बुला लें और बुलाकर पूजा कमेटियों की जो मांग है उसको गंभीरता से सुनकर उसका निराकरण करें और कलश स्थापन के 1-2 दिन के आगे पीछे मैं पुनः एक बार दौरे पर जाऊंगा और मैं देखूंगा कि जिन बातों को हम लोग कह कर आए थे वो चीज़ें पूरी हुई अथवा नहीं, और नहीं हुई है तो हम लोग उसको पूरा करेंगे। और हम आपके माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि पूजा कमेटियों की जितनी भी जायज़ मांगे हैं उसको प्रशासन तक पहुँचाने और उसका एक स्थायी समाधान दिलाने का कोशिश हम लोगों का रहेगा और इसमें निश्चित रूप से हम लोग कामयाब होंगे। गिरिडीह सीसीएल के बंद पड़े दोनों खदान जल्द ही खुलेंगे और इससे कोयले का उठाव होगा। इस बात की जानकारी गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने लगातार प्रयास करते हुए तमाम दुश्वारियों को दूर कर लिया है और जल्द ही एक एक कर दोनों खदान खुल जाएंगे, जिससे कोयला उठाव होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमने अथक प्रयास किया, जिसके गवाह खुद सीसीएल के कई पदाधिकारी है। उन्होंने कहा जब कोलियरी बंद था तो कोई भी व्यक्ति वहां उस कोलियरी के क्षेत्र के लोगों का हाल जानने नहीं आया, लेकिन अब जैसे ही कोलियरी खुलने वाले हैं कई लोग झंडा उठा के चले आएंगे। लेकिन आम जनता ने जिस तरह से हम पर भरोसा किया है वो उस भरोसे पे मैं खरा उतरूँगा। मौके पे जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, जिला उपाध्यक्ष शाहनवाज अंसारी, अजीत कुमार पप्पू समेत कई जेएमएम कार्यकर्ता मौजूद थे। ओपन कास्ट पिछले वर्ष के 31 दिसंबर तक उसका कंसेंट टू ऑपरेट था सीटीओ, जो समाप्त होने के बाद गिरिडीह बनियाडीह क्षेत्र में आने वाली दोनों ही कोयलरियों में उत्पादन ठप है। यद्यपि यह विषय केंद्र सरकार का है, चूँकि ये केंद्र सरकार के उपक्रम है, लेकिन इन दोनों कोयलरियों के अगल बगल में रह रहे लोग जिनकी आजीविका इन कोयलरियों के परिचालन पर निर्भर करती है, निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझ पर भी यह जवाबदेही आयद होती है कि यदि किन्हीं कारणों से कोयलरी के परिचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसका समाधान हम लोग करें। मैं बड़े विश्वास और भरोसे से यह कह सकता हूं कि पिछले 2 वर्षों के दरमियान, चाहे वो कबरीबाद का मसला हो, चाहे वो ओपन कास्ट के मसले हो, हम लोगों ने गिरिडीह, रांची और दिल्ली किसी भी स्तर तक जाकर इस कोयलरी की समस्या के समाधान का प्रयास किया है। आपको याद होगा माननीय सांसद के साथ मैं जाकर MOFCC मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में मिला था। मैं ऑनरेबल सेंट्रल मिनिस्टर MFCC से भी हम लोग मिले थे। ये प्रक्रिया लगातार चलती रही, लेकिन इस प्रक्रिया की तकनीकी वजहों के कारण CTO लाने में विलम्ब हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कतिपय राजनीतिक दल जिनका इस पूरे मसले पर कोई लेना और देना नहीं है, राजनीतिक लाभ के उद्देश्यों से धरना पर बैठ के श्रेय लेने की होड़ पूरी करते हैं। मैं तो आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर उनको इतनी ही जानकारी है तो TOR का फुल फॉर्म बता दें।
ये तत्कालिक लाभ लेने की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं कोलेरी के कार्यक्रमों को डिविएट करती है। अब मैं विस्तार से आपको यह बताना चाहता हूँ कि आज तक जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई वो किन कारणों से निर्मित हुई। सबसे पहली बात पर इस बात पर आ जाएं हम लोग कि हमारी दोनों ही कोलेरीज जो थी, इन लोगों ने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया था, ईसी। ये 1996 के प्रोडक्शन बेस के ऊपर राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद से सीटीओ लेकर कार्यरत थी, कंसेंट टू ऑपरेट लेकर कार्यरत थी। 2018 में भारत सरकार के विभाग एमएफसीसी के द्वारा स्पष्ट रूप से यह निर्देशित किया गया कि जिन कोलेरीज को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं होगा उन कोलेरीज को सीटीओ निर्गत नहीं होगा। यह सारी बहस 2019 में थम गई कि अब किसी भी कोलेरी को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बाद ही कंसेंट टू ऑपरेट मिलेगा। हम लोग मिनिस्टर से भी मिले, सारे स्तर पर हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन इस नियम में कोई शिथिलता या कोई विचलन नहीं हो पाया। अंततः हम लोगों ने वही रास्ता चुना जिस रास्ते पर गिरिडीह कोलेरी के भविष्य को बचाया जा सकता था, यानी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा जो आई वह बाधा ये थी कि कबरीबाग, जिसका इलाका लगभग 90 हेक्टेयर का है, उसमें 29 हेक्टेयर ज़मीन, 2 मौजा, एक खंडिया, एक चुंजका, 2 मौजे की 29 हेक्टेयर ज़मीन जंगल झाड़ी के तौर पर दर्ज है। और आप तमाम लोग यह जानते हैं कि 1980 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद गैरमजरूआ जंगल झाड़ी को भी डीम्ड फॉरेस्ट के तौर पर माना जाता है और किसी डीम्ड फॉरेस्ट में किसी भी माइनिंग एक्टिविटी की इजाज़त नहीं है। इस वजह से पिछले महीने सिया में गया हुआ हम लोगों का टोर का प्रपोजल टर्न डाउन हो गया। अंत में सारा प्रयास इस बात का हुआ कि अगर इस परिस्थिति के बाद क्या रास्ता निकल सकता है जिससे कि ये कोलेरी चालू हो। तो विशेषज्ञों से बात करके यह पता लगा कि 1980 से पहले जिस इलाके में माइनिंग एक्टिविटीज़ हो चुकी है उसको टेक्निकल टर्मोलॉजी में ब्रोकन एरिया कहते हैं। यदि कबरीबाग 1980 से पहले है और ब्रोकन एरिया है तो उस आधार पर टर्म ऑफ रेफरेंस देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। टर्म ऑफ रेफरेंस की इस प्रक्रिया में ब्रोकन एरिया का सर्टिफिकेट डीएफओ टेरिटोरियल से मिलना था। डीएफओ टेरिटोरियल से लगातार बातचीत के क्रम में यह स्थापित हुआ कि सीसीएल को 1980 से पहले वहाँ पर अपने कार्यरत होने का प्रमाण देना पड़ेगा। लगभग 19 पन्नों के दस्तावेज में सीसीएल ने ये तमाम कागजात डीएफओ के समक्ष समर्पित किए। 1980 से पहले प्रोडक्शन का डेटा दिया, पूरा कोलेरी का इतिहास लिखा। और यहाँ बैठे हुए साथियों के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कोलेरी का इतिहास बहुत कम लोगों को मालूम है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माइंस ऑफ एशिया है, जिसका सबसे पहला प्रोडक्शन 1857 से शुरू हुआ और विभिन्न कालखंडों में 1857 से लेकर 1975 तक, जब तक कि भारत की सारी कोलेरीज नेशनलाइज नहीं हो गई, तब तक ये एनसीडीसी से ईस्ट इंडियन रेलवे से एनसीडीसी तक होते हुए यहाँ तक पहुँची। तो हमारे पास वो पर्याप्त साक्ष्य थे जिनके आधार पर हम फॉरेस्ट के पास ये एस्टेब्लिश कर सकते थे कि इस कोलेरी का उत्पादन 1980 से पहले था और लगातार 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में हम लोगों ने क्या उत्पादन किया था, यह तमाम आंकड़े हम लोगों ने डीएफओ तक पहुंचाए हैं।